गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट आपको हमने यहाँ पर पढ़ाए हैं, पढ़ाते थे और आगे पढ़ाने वाले हैं, वो सभी कंसेप्ट आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इसलिए यहाँ गुड पर इवनिंग हर एक मैम। concept को अच्छे से जो है आप यहाँ पर सीखा करें। ठीक है, हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अभी हम क्लास शुरू कर चुके हैं अपनी। बस एक मिनट। चलिए, तो आज मैंने आपको कहा था कि हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म करेंगे। बस 2 ही क्वेश्चन इसके रहते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन जो है आज का शुरू करेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे घातांकों के नियम के बारे में। कुछ नियम थे घातांक के, वो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। बस एक आखिरी नियम रहता है जिसको हम आज पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो है पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपके जो एग्जाम होंगे हाफ ईयरली, उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर बहुपद शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डे है, और उसके बाद जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर आप फिर से क्लासेस ज्वाइन करोगे, तो सेकंड चैप्टर हम उस वक्त शुरू करेंगे। चलिए, तो हमने बहुत से नियम पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नियम अगर क्या हो, अगर आपके आधार जो है वो अलग अलग हो। पहले जो हम नियम पढ़ चुके थे उसमें आधार हमारे एक जैसे होते थे, लेकिन घातें अलग अलग होती थी। अब यहाँ पर उल्टा हो चुका है, आपके आधार अलग अलग है और घातें जो है वो एक समान है। ठीक है, ये भी m और ये भी m। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, जो आपको 2 बार नजर आ रहा है और जो सेम है, ये m और m एक जैसे हैं, सेम है, तो इस m को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे हम आधार हमारे सेम होते थे तो हम क्या करते थे, आधार को बस एक बार लिख देते थे, है ना। तो वैसे यहाँ पर घातें एक जैसी है, तो अपनी घात को एक बार लिख लो, और अपने आधार को अब आपने गुणा कर देना है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नजर आता है जिसमें क्या हो, जिसमें आपके पास 2 आधार हो अलग अलग और उनकी घात जो है वो एक जैसी हो, तो आप उन दोनों को गुणा कर देना, और उनके जो घात होगी वो ये ही रहेगी। ठीक है, तो अभी इसको हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ऐसे में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो, मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता, 2 गुणा में 4। ठीक है, पहली बार 2 की घात है 6 और दूसरी बार 4 की घात भी 6 ही है। तो मैंने आपको कहा, जो आपको एक जैसा नजर आ रहा है, मान लो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इसका मतलब घात हमारी 6 ही रहेगी। तो घात की जगह पे आप पहले से ही 6 लिख दो, मैंने लिख दिया, है ना। और इन आधारों को हम आपस में क्या कर देंगे, तो इनको हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा में 4, तो 2 चौके कितना होता है, 4 दूनी होता है 8, और 8 की घात यहाँ पर आ जाएगी 6। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे, सिर्फ इस क्वेश्चन में कि हमने अपने आधार को, हाँ ठीक है, हमने अपने आधार को नो मैम। किया और अपनी घात को वैसे का वैसा ही रखा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया। और अगर मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, तो हम इसको दोबारा से समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास प्रश्न कुछ इस तरह से है, ये है आपके पास 15, 15 की घात है 3, गुणा में 3 की घात भी है 3। चलिए, इसे आप हल करके बताएं कि इसका फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा। 45 की घात 3 है मैम। मैम 45 की घात 45 की मैम घात 3 है मैम। अब बाकी कुछ सबका आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या करना था, मुझे दिखा यहाँ पर, 45 की घात 3। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो मतलब घात हमारी 3 ही रहेगी, घात को हम चेंज नहीं कर सकते। और अपने आधारों को हमने जो है वो गुणा कर देना है। तो 15 में हमने जो है वो क्या कर देना है, 15 में हमने 3 की गुणा कर देनी है, और हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 15 में 3 गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 15 3 45, 45 आ गया हमारा आधार, और घात हमारी 3 ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा रूल होता है, ऐसे इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाता है। अभी देखिए, कुछ बच्चे ज्वाइन हुए तो उनको मैं बता दूं बच्चों, हम अभी घातांक का आखिरी नियम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जो है अपना रिवीजन शुरू करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम का। हमने अभी अभी एक नियम पढ़ा कि अगर आपके आधार अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो तो कैसे उसको हल करते हैं। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आपके पास आधार है 10, ठीक है, और ये गुणा हो रहा है 5 से। ठीक है, और देखिए पहली बार इस 10 की घात भी 5 है और 5 की घात भी 5 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम घात में 5 ही लिखेंगे और अपने आधारों को आपस में गुणा कर देंगे। जितने भी नए बच्चे भी ज्वाइन हुए ध्यान से सुने, घात को हम 5 लिखेंगे क्योंकि इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, तो 5 ही रहेगी, और आधारों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 10 पंजे कितना होता है, 10 पंजे हो जाता है 50, 50 की घात
5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में कोई, इस फॉर्मूले में कोई आपको डाउट है, इस रूल में तो बताएं, नहीं तो फिर बढ़ते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। मैम एक बार समझा दो। ठीक है, एक मैम क्वेश्चन मैंने एक अभी बार फिर और से समझा दो। ठीक है, फिर से इसको हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, मान लो आपके पास कोई ऐसी ऐसा नंबर है जिसे यहाँ लिखा गया है आपके पास 4। ठीक है, और कहा है कि इसको, ये 4 की घात आपके पास 8 है। ठीक है, और आपको कहा है कि इसको आप गुणा कर दो 5 की घात 8 से। तो यहाँ पर देखो हमारे जो आधार है वो अलग अलग है, आधार नीचे वाला होता है ना, ये देखो ये 4 है, ये 5 है, आधार हमारे अलग अलग है, और वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, और इनकी घात जो है वो कितनी है, इनकी घात 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो इसको हल करने के लिए हम इसको 4 को 8 बार खोल के नहीं लिखेंगे और 5 को भी 8 बार खोल के नहीं लिखेंगे, इस पे हम एक रूल लगा देंगे। ठीक है, इस पे हम अपना रूल जो है वो लगा लेंगे। वो रूल क्या कहता है कि अगर आपके आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी है, तो अपने आधारों को गुणा कर लो, 4 में 5 की गुणा कर लो। ठीक है, और अपनी घात को उतना ही रखो जितनी दोनों की घात है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो उत्तर की घात भी 8 ही रहेगी। तो गुणा कर लो, 4 पंजे 20 और 20 की घात कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अभी बताएं बच्चों, अभी कोई डाउट है? सिंपल है, बस नो अपने मैम। आधार को गुणा कर देना ना, और घात सेम सेम रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर हुआ, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। ठीक है, माइक सभी बच्चे अपना ऑफ रखेंगे, अभी पोल में क्वेश्चन आने वाला है, तो माइक सभी बच्चे अपना ऑफ रखें। समझा दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया मैम, प्लीज थोड़ा लेट हो गए थे घर पे। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट। तो हम यहाँ पर एक रूल जो है वो पढ़ रहे हैं, किसका, घातांकों का नियम। ठीक है, उसमें हमने आखिरी रूल अपना पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम बहुत सारे रूल जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपके आधार अलग अलग होंगे, देखो ये आपका आधार होता है नीचे वाला, और इसके ऊपर जो भी लिखा जाता है वो होती है घात, ये होती है घात, और नीचे वाला होता है आपका आधार। तो ये कह रहे हैं अगर कभी भी आपको ऐसे दो आधार गुणा में दिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास है 16 और इसकी घात है 9। ठीक है, और ये गुणा हो रहा है 2 से और इसकी घात भी है 9, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आधारों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इनको हम गुणा कर देंगे, मतलब हम कर देंगे 16 की गुणा 2 से, और इसकी घात कितनी रहेगी, तो घात इसकी 9 ही रहेगी। क्यों 9 रहेगी, क्योंकि ये रूल है, रूल कहता है कि इनको गुणा कर दो, और इसकी घात भी 9 है, इसकी घात भी 9 है, तो आंसर की घात भी 9 ही रहनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 और 32 की घात 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अपने आधारों को गुणा कर देना, घात जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अभी बोले, अभी कोई डाउट है? नो मैम। मैम और जिन्होंने पूछा था अभी, तो नो मैम। बेटा फिर से बोले। आधार अलग अलग हो तो बेटा आधार तो अलग अलग ही है, देखिए ये 16 है, ये 2 है, ये अलग अलग घात ही तो है। घात मैम, घात अलग अलग हो तो बेटा वो रूल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, वो हम पिछली क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं कि 3 हमने रूल पिछली क्लास में पढ़े थे, ये हमारा 4th रूल है। ठीक है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो फिर आप मुझसे इस क्लास में जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। चैट बॉक्स आपका मैंने ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने पोल की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि ये 11 है। ठीक है, और 11 की जो घात है वो भी 11 है। पहले सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझे, उसके बाद ही अपना आंसर देंगे। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं लेना है, अच्छे से पहले सीखें कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, और इसकी गुणा आपने 10 में करनी है, सॉरी मतलब 11 की घात 11 को आपने गुणा करना है 10 की घात 11 से। ये कह रहे हैं जब आप ऐसा करोगे, जब आप इसको हल करोगे तो आपका उत्तर कुछ इस तरह का आएगा, 1 1 0 0 और उसकी भी घात 11। तो पहले इसको खुद से हल करो, अच्छे से गुणा कर लो, जो भी करना है कर लो अपने हिसाब से, उसके बाद देखो कि ये सत्य है या असत्य, मतलब ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्या आपका आंसर भी इतना ही आ रहा है। तो अभी आपको पोल नजर आएगा, लेकिन 1 मिनट का टाइम दे, मैंने उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं पर यहाँ 2 ही ऑप्शन है, तो आप सी और डी पे टिक ना कर दें, तो मैं उसको हटा रही हूँ। ठीक है, तब तक के लिए सोच लो बच्चों, अच्छे से आप अपना आंसर सोच लो, किस क्या आप अपना आंसर देना चाहते हो। तो अभी आपको पोल भी मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है, आपने बताना है कि अगर आप 10 की सॉरी 11 की घात 11 को 10 की घात 11 हो से गया मैम।
हाँ जी, गुणा करते हो तो Okay, आपका ma'am. आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर इतना ही आ रहा है तो सत्य कर दो, अगर इतना नहीं आ रहा तो असत्य कर दो। ठीक है, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि आपको आपका पोल का रिजल्ट जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जैसे कि अभी सुबह आपको भेजा गया था। ठीक है, तो 7 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन उसमें से 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। किसके ठीक है किसके गलत है ये हमें पता लगेगा पोल का रिजल्ट देखने के बाद ही, है ना। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों, हाँ जिनका आंसर हो गया वो हैंड रेज कर लो। आपको पता है हैंड रेज कैसे करते हैं, तो हैंड रेज अपना कर ले। ठीक Okay, है, ma'am. ठीक है, ठीक है। 16 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो 22 बच्चे हैं, 22 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। इसको अच्छे से हल कीजिए, देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा जल्दी कर ले बच्चों। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 5 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो देखते हैं कौन कौन अपना आंसर दे चुके हैं, किस किसके हैंड रेज्ड हैं। मनीषा, कृष्ण चोपड़ा जी के नाम से जो है, मुस्कान, आंचल, दिया, मनीषा ही इनका नाम भी शायद, हाँ मनीषा, और अनिल सिनी जी के नाम से जो है, सबाना, पूनम, खुशी, सीमा, सिमरन, सकीना और ज्योति, रुचिका, संजू, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। मैम हो गया हमारा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे पास 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब करते हैं मैम प्रिया का हो गया। बेटा, एक मिनट, अभी मुझे यहाँ पर इसको पोल को हमें नहीं करते, फिर आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, हैंड रेज करो, जो दे दिया आपने तो हैंड रेज करो अपना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, मैम प्रिया का हो गया। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेटा इसमें नाम पता नहीं लगता कि किसका हो गया। अब जब आप हैंड रेज करोगे ना तो ही मुझे पता लगेगा कि आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आपको इसके लिए हैंड रेज करना होगा, मुझे नहीं पता लगता, या जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता हमें लगेगा। खुशी और मुस्कान, प्रिया किसका नाम है वैसे, जो कृष्ण जी के नाम से ज्वाइन हुआ, आपका नाम है बेटा प्रिया। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर कह रहे हैं बी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 11 की गुणा 10 में करनी थी और इसकी जो घात है वो 11 ही आनी थी। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा ना करें, ऐसा आपने नहीं करना है। एक ही बार अपना आंसर लिखें, ऐसा आप लिखोगे तो इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो थोड़ा आप क्लास के रूल्स भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपके मतलब कहते हैं ना ड्यूटी है रूल्स फॉलो करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 की हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 की घात 11, हाँ 100 की घात 11, 100, क्योंकि देखो सॉरी 100 नहीं 110, 11 10 से 110 होता है ना, इसलिए 110 की घात आ गई यहाँ पर 11, है ना। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा था इन्होंने, यहाँ पर लिखा था इन्होंने 1100। 1100 कब आता अगर यहाँ पर भी 100 होता, इस तब 1100 आता, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर आ रहा है 110 की घात 11, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि ये गलत है। सत्य उत्तर, सही उत्तर क्या है, तो 110 की घात 11। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से जिसको डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पोल में रहता है उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे के सारे रूल्स याद होने चाहिए, तो फटाफट से उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार ध्यान से यहाँ पर सुने और सभी रूल्स को यहाँ पर रिवाइज करें मेरे साथ। देखिए, पहला रूल था अगर आपकी जो आधार है वो एक जैसे हो और घात जो है वो अलग अलग हो। ठीक है, सॉरी एम एन, ठीक है, आधार एक जैसे और घातें कैसी हो, अलग अलग हो। दूसरा, और वो गुणा हो रहे हो, क्या हो रहे हो, गुणा। आधार एक जैसे हैं, घात अलग अलग है और वो गुणा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। दूसरा रूल आपके पास था अगर आपके जो आधार हैं वो एक जैसे हैं और इस बार वो भाग हो रहे हैं और उनकी घात जो है वो अलग है, तो हम क्या करेंगे। तीसरा रूल आपके पास था कि अगर आपके पास एक ही आधार है और उसकी 2 घातें हैं,
ये आपके पास आधार है, पहली घात इसकी m है और दूसरी घात इसकी n है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास ये रूल था, ठीक है। तो पहले में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आधार 2 बार हमें दिख रहा है और एक जैसा है ना, 2 बार हमें ए नजर आ रहा है और ये एक जैसा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। यहाँ पर हम अपने आधार को गुणा नहीं करेंगे, हम अपने आधार को सिर्फ एक बार लिखेंगे और अपनी घातों को आपस में जोड़ देंगे। इसका एक हम उदाहरण यहाँ पर कर लेते हैं, चाहे तो देखो, मान लो यहाँ पर 5 है, गुणा ये 5 से ही हो रहा है, लेकिन पहले वाली 5 की घात 10 है और दूसरे वाले 5 की घात 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, आधार हमारे पास 5 है तो हम 5 ही लिखेंगे, 5 इसको हम लिखेंगे क्योंकि 5 है यहाँ पे भी, और इसकी घातों को हम जमा कर देंगे, 10 जमा में 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 की घात 16, ठीक है, बहुत अच्छे, 5 की घात 16, ठीक है। गुणा हो रहे हो तो घातों को जोड़ना है। अगर सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार ये भाग हो रहे हैं तो घातों को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। m माइनस n, पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को हम जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी देखिए यहाँ पर तो इसी का एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर 5 था और डिवाइड करना था इसको 5 से ही, इस पहले वाले 5 की घात है 15, दूसरे वाले 5 की घात है 10, तो हम क्या करेंगे, अपने 5 को एक ही बार लिखेंगे और घातों को आपस में माइनस कर देंगे। 15 में से 10 की हम माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घात 5, ठीक है। गुणा हो रहे हो आपके आधार तो जमा कर देना घातों को, भाग हो रहे होंगे तो माइनस कर देना। और तीसरा रूल हमारे पास ये था कि a की पावर m उसकी भी पावर n, मतलब तो इसको हम क्या करते हैं, आधार एक बार लिखेंगे और किसी भी आधार की 2 घातें नहीं होनी चाहिए। अगर 2 घातें हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पर आपने जमा घटाना नहीं करना, यहाँ पर आप गुणा कर दोगे, किसको, अपनी घातों को, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा a की, सॉरी मान लो यहाँ पर हमारे पास है 6, पहले 6 की घात 2 थी, फिर उसके बाद इसको एक और घात दे दी 3, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का तो 6 ही रहेगा और इन घातों को आपस में गुणा करना है, मतलब 2 की गुणा हम 3 से करेंगे क्योंकि ये रूल है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, ये सब कुछ रूल है। तो हमारे पास आंसर आ गया 6 की घात 6। तो ये 3 रूल थे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो इन अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये सारे के सारे रूल यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको ये कराया, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सभी के सभी रूल्स। चलिए, तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 81 गुणा में 3 की पावर 2 बटा 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नजर दौड़ाई, मैंने यहाँ पर देखा कि मैं इसमें अपने घातांक के नियम जो हूँ वो यूज कर सकती हूँ, घातांक के नियम इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने आधार एक जैसे चाहिए। तो यहाँ पर आधार में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 81 है। तो अगर मैं अपने सभी आधारों को 3 3 3 बना दूं तो यहाँ पर घातांक के नियम लग सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कौन है जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं और घातांक के रूल नहीं लग पा रहे, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक तो 81 है क्योंकि 81 3 नहीं है, और दूसरा है 9 की घात 2, ये भी जो है वो 3 नहीं है। तो अगर मैं इनको भी 3 के रूप में बदल दूं तो मेरा आंसर जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैं उसमें घातांक के नियम जो हूं वो लगा पाऊंगी, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो 81 को हम जो है वो 3 3 में तोड़ेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको 9 9 में तोड़ दो। जैसे 81 को हम क्या करेंगे, जो भी आपको बड़ी संख्या लगती है ना उसको आपने उसके छोटी संख्याओं में तोड़ देना है। तो 81 को तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा में 9 लिख सकते हैं ना, 9 9 81 मैंने लिख लिया, और 3 का स्क्वायर तो ऐसे कैसा ही रहेगा। और नीचे देखिए 9 की घात 2 है, 9 की घात 2 का मतलब कि अगर मैं इसकी घात यहाँ से हटा दूं तो 9 को कितनी बार लिखा जाएगा, तो 9 को यहाँ पर जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 था, 9 की घात 2 थी, जितनी जिस संख्या की घात होती है उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है। अगर यहाँ पर 9 की घात 4 होती तो मैं 9 को 4 बार लिखती, ठीक है। तो ये रूल आपको अभी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन लास्ट क्लास में इसको हमने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा था, ठीक है। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 की घात 4। ये प्रश्न में था, ये भी प्रश्न में था, हमने खुद से क्या किया, 81 को तोड़ा और 9 को भी
तोड़ा। ठीक है, बस ये दो काम हमने किए। तो यहाँ पर सभी को समझ आया यहाँ तक मैंने क्या किया? समझ आ गया यस तो मैम। वाई टाइप कर दीजिए। बस हमने 81 और 9 को तोड़ के लिखा और कुछ भी नहीं। अब अगला स्टेप हम करेंगे। तो आपको जो दिखता है कि अगर कोई संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में कट रही हैं तो उनको काट दीजिए। तो मैंने देखा 9 एकम 9 कट रहा था यहाँ से और 9 एकम 9 कट रहा था यहाँ से। ठीक है, ये वाला 9 इससे कट गया और ये वाला 9 इससे कट गया। तो ये जब सब कुछ कट गया तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर भी बच गया 1। तो इसको तो हम लिखते नहीं है, गुणा में 1 हो भाग में 1 हो उसको तो हम लिखते ही नहीं है। तो इसके अलावा जो चीजें बच गई उनको लिख लो। 3 की घात 2 डिवाइडेड बाय 3 की घात 4। ये देखिए 3 की घात 2 डिवाइडेड बाय 3 की घात 4 ये बच गया। अब क्योंकि ये मेरे पास कौन सा रूल इसमें लगेगा, तो इसमें लग जाएगा रूल नंबर 2। कैसे? क्योंकि देखो आधार सेम है, आपस में क्या हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। भाग होते हैं तो घात क्या हो जाती है, माइनस। लेकिन माइनस करने का भी एक तरीका होता है। 3 आप एक बार लिखोगे और आप यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस 3 की घात 2 मैम। हाँ, आप इसमें 4 में से 2 को माइनस नहीं करोगे, आंसर आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पहली वाली घात में से पहले कौन है, पहले 2 है ना, तो 2 में से 4 माइनस किया जाएगा। जो पहले लिखा गया होता है, जो पहली संख्या की घात होती है उसमें से दूसरे को माइनस करते हैं। तो 2 में से 4 माइनस करेंगे तो अब बताइए क्या इसका आंसर आएगा? 3 का तो 3 ही आएगा। 2 में से 4 माइनस करोगे तो ठीक है, आंसर तो आपने 2 कहा, लेकिन जमा का 2 आएगा क्या, 2 प्लस का? नो मैम माइनस माइनस का, क्योंकि देखो 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह माइनस है तो घात में भी तो माइनस का चिन्ह आएगा ना। तो बस यही आपने यहाँ पर ध्यान माइनस का आएगा मैम। हाँ माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 में 4 बड़ा है और उसका साइन माइनस है तो आंसर का साइन भी माइनस ही होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3, 3 की घात -2। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। जो भी आपको बड़ी बड़ी संख्याएं नजर आ रही होती हैं उनको छोटे छोटे में तोड़ते जाओ और रूल जहां पर लग रहे हैं वहां पर रूल लगाते जाओ। आपका आंसर जो है वो खुद ब खुद निकल मतलब आता जाएगा। तो एक और क्वेश्चन अभी हम ऐसा जैसा करते हैं, फिर आप क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी तरह का। ध्यान से इसे भी देखिएगा, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता तो मुझसे आप जरूर पूछना। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन अभी इस तरह से है, 36 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, और बटे में 3 की घात 3 गुणा x की घात 9 और यहाँ पर गुणा x की घात 10। बस इतना ही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर देखा कि जो मेरे छोटे छोटे नंबर थे वो था 2 और था 3। ठीक है, और यहाँ पर भी था 3 और ये तो x है और ये भी x है। तो x x वाले तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, हो सकते हैं x x वाले आपस में सॉल्व, इस पे अलग हम जो है वो रूल लगा सकते हैं। और 2 और 3 में भी रूल लगेगा। लेकिन 36 वो संख्या है जो रूल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रही है। तो अगर हम 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालें और उसको तोड़ के नीचे लिख लें तो क्या पता हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाए और हम अपने इसमें घातांक के नियम 6 गुणा वो 6 लगा पाए। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? हाँ जी बेटा, 6 गुणा 6 मैम, तोड़ेंगे इसको 6 गुणा 6। लेकिन इसको अभी हम 6 गुणा 6 में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ऊपर मैंने पिछले क्वेश्चन में 81 को 9 गुणा 9 में आएगा। हाँ जी बेटा, भाज्य गुणनखंड में निकाल के मैम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आएगा। अभाज्य गुणनखंड में 6 आंसर नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं करना ना, गुणनखंडों में तोड़ना है। मतलब देखो ये आपके पास है, देखो ये 36 है तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमने भी ऐसे तोड़ा है। हाँ, तो अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो देखो 2 एकम 2, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए था, 3 तो नहीं मिल पाया। 3 में से मैं 2 ही काट पाई, 1 बच गया तो 1 इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 16। तो 2 अट्ठे 16 और 2 से करेंगे फिर से तो 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे हम, अपने 36 को जो है वो ऐसे लिखेंगे इसकी तरह। ठीक है, पूरा का पूरा, कुछ भी इसमें से हम गुणा नहीं करेंगे। तो अपने 36 को जब हम तोड़ेंगे तो हम किसमें लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। बस मैंने 36 को तोड़ा है और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा। किसमें तोड़ा है, इसके अभाज्य गुणनखंड में। ये मैंने लिख दिया 36 की जगह पे। अब बाकी जो आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको वैसे का वैसा ही लिखें। 2 की घात 5
गुणा में 3 की घात 2 गुणा में x की घात 10, और इसके बटे में लिखें तो यहाँ पर है 3 की घात 3 गुणा x की घात 9। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है वो अपने जो आपका हर है उसमें इस 3 की घात 3 को खोल के लिख सकते हैं ना, जैसे हमने ऊपर किया था 9 की घात 9 को खोल के लिख दिया था। तो पहले इसको ऐसे कैसे लिखें, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 36 था ये, और यहाँ पर 2 की घात, मतलब बस वही है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो आपका आंसर खुद ब खुद ठीक आता जाएगा, बस कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, ठीक है। और बटे में इसको लिख दें तो 3 को मैं यहाँ पर 3 बार लिखूंगी, क्यों, क्योंकि 3 की घात 3 है, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और x की घात 9, ऐसे कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि ये तो अलग ही है, x और x तो अलग में बाद में हल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए जो कटता है उसको काट दें, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, अगर आप यहाँ से काटना चाहो तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहो तो नहीं काटें, इसको ऐसे कैसे लिखें, बाद में इसको हल कर लें, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो भी आपको ठीक लगता है वही आपने यूज करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर रूल हमारा लग जाएगा किस किस में, ये 2 है और ये भी गुणा में 2 है, और यहाँ पर है 2 गुणा में 2 की घात 5, और इसके बाद है 3 की घात 2 गुणा x की घात 10। तो अब नीचे 2 नहीं है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर आ गया 3 गुणा में x की घात 9। तो ऊपर नीचे जिस जिसकी जोड़ी बन रही है, तो ये देखो इसकी जोड़ी बन रही है, तो इसमें हमारा जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, जब कोई चीज ऊपर और नीचे होती है तो वो आपस में क्या हो रही होती है, प्लस माइनस गुणा भाग क्या होता है, माइनस माइनस मैम। नहीं देखो माइनस नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई चीज ऐसे बटे में होती है ना, 1/2 है, तो ये 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपस में भाग हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला 3 की घात 2 है और जो नीचे का 3 है ये आपस में भाग हो रहे हैं, और x की घात 10 और x की घात 9 ये भी आपस में भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में हमारा भाग का नियम लग जाएगा, और जो शुरुआत में लिखी गई है इसमें हमारा गुणा का नियम लगेगा। तो लगाइए, यहाँ पर 2 की कोई घात नहीं है, तो मैं कितनी इसकी घात लूंगी, जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास कितनी घात होती है, 0 नहीं 0 नहीं, मैम। एक क्योंकि अगर 2 की घात 0 होती तो इसका मतलब कि 2 को आपने 0 बार लिखना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं होगा। 2 की घात हमेशा कितनी होगी यहाँ पर 1, क्योंकि इसका मतलब है 2 को 1 बार लिखो, लिख दिया तो आ गया 2, ठीक है। तो 0 का भी नहीं लिखना, हमेशा कितना बोलेंगे हम, जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास कितनी घात है 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक नियम मैं लगाऊंगी अगर, तो 2 के पास कितनी घात आएगी, मैम 2 की घात 7। 7, वेरी गुड, 7, इसको हमने जमा कर दिया सभी घातों को, क्योंकि ये गुणा हो रहे थे 7। अब यहाँ पर गुणा का निशान है तो यहाँ तो हमें गुणा ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ बताएं, यहाँ पर 3 की घात कितनी आएगी, 2 3 मैम। 1 मैम। 1, क्यों, 3 मैम। 3 मैम। 2 में से चला जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। 1 आएगी मैम, 1 आएगी, क्योंकि 3 की घात 2 और 3 आपस में भाग हो रहे हैं, 3 को हम एक बार लिखेंगे, जो आपकी ऊपर वाली घात होती है उसमें से नीचे वाली घात को माइनस किया जाता है, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस किया जाता है, ऐसे इसको लिखा जाएगा। सॉरी, अब यहाँ बताएं x की घात कितनी आएगी मैम 1 10 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आंसर आया, दोबारा समझा दो बेटा 1 मिनट, बस ये खत्म होने वाला है, 1 मिनट इसको मैं खत्म करती हूँ, फिर दोबारा इसको समझते हैं। 2 की घात 7 आ गया, यहाँ से गुणा कर दिया हमने इसको, तो 3 की घात 1 और x की घात 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों की घात 1 1 है, तो घात लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप लिखेंगे 2 की घात 7 गुणा में 3 गुणा में x, ठीक है। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चले थे। एक आखिरी बार इसको समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, वो भी कुछ इस तरह का ही होगा जहां पर आपको तोड़ना होगा और उसके गुणनखंड निकालने होंगे और फिर आपको उसमें काटना होगा, मतलब बहुत कुछ आपको उसमें करना होगा। तो इसलिए इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर बेटा आप देखें एक बार दोबारा से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था 36 गुणा में 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में x की घात 10, ठीक है। और इसके बटे में था 3 की घात 3 गुणा में x की घात 9। हमने इसे हल करना था, हमने सोचा अगर हमारे पास आधार में 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 ही हमें नजर आए
तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली चीज तो बिल्कुल अलग है, ये तो आपस में हल हो जाएगा, है ना। लेकिन इस बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास आधार में 2 और 3 2 और 3 ही रहे। तो हमने क्या किया, इस बड़े वाले नंबर को तोड़ के लिख दिया इसके अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है। तो जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये आए 2 गुना 2 3 गुना 3। अब हमारे पास पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमें 2 नजर आ रहा है और 3 नजर आ रहा है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। एक्स की बात अलग है, मैंने आपको कहा एक्स एक्स वाले आपस में हो जाएंगे खुद सॉल्व, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारे पूरे क्वेश्चन में 2 और 3 2 और 3 है, तो अब हम अपने घातांकों के नियम को लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस 3 की घात 3 को खोल के लिख दिया मैंने यहाँ पर इसको 3 बार। फिर मैंने देखा कि अंश और हर आपस में कट रहे हैं, तो मैंने काट दिया, जितना ये कट सकता था मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने इसको नीचे उतारा, यहाँ पर लिखा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 की घात 5, ये 2 2 वाले थे, इनको मैंने एक डब्बे में डाल दिया, मतलब ये साथ में लिख दिए। और ये 3 वाला ऐसे का ऐसा नीचे उतर गया, और ये x की घात 10 भी ऐसे कैसे नीचे उतर गया। अब हर में हमारे पास 2 तो है नहीं, क्या क्या है, सिर्फ 3 और x की घात 9। तो इसको भी मैंने यहाँ पर देखिए उतार दिया, 3 की घात 1 और x की घात 9। अब बस मैंने अब यहाँ पर देखा कि रूल लग रहे हैं, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर अपने रूल लगा लिए किसके, घातांक के। तो यहां से यहां तक गुणा का नियम लगा कि अगर आपके आधार एक जैसे हों और घातें आपस में गुणा हो रही, सॉरी, आधार आपस में गुणा हो रहे हों और घातें अलग अलग हो, तो क्या होता है, सभी की सभी घातों को हम जमा कर देते हैं। तो 5 जमा 1 6, 6 जमा 1 7, तो 2 की घात यहाँ पर आ गई 7। यहाँ पर मैंने देखा तो ये आपस में भाग हो रहे थे, क्योंकि जो ऊपर नीचे होते हैं वो भाग होते हैं, भाग का नियम लगा लेंगे। जब आपके आधार भाग हो रहे हों और घातें अलग अलग हों, तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को आपस में माइनस कर देते हैं। माइनस करने का भी एक तरीका होता है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को ही माइनस करेंगे, आप एक में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे वाली में से ऊपर को नहीं माइनस कर सकते, ऊपर वाली में से नीचे वाली घात को माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 - 1, सॉरी। उसके बाद आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर x और x भी आपस में भाग हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने x को एक बार लिख लिया और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर दिया, 10 में से 9 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बस हमने अपने रूल लगाए और कुछ भी नहीं किया। रूल आपको इसके लिए याद होने चाहिए सभी के सभी। और रूल लगाने के बाद हमने इसको बस सॉल्व करके लिख दिया, ये 2 की घात 7, 2 में से 1 गए तो 3 की घात 1, 10 में से 9 गए तो x की घात 1। अब इस घात 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने 2 की घात 7 को ऐसे कैसे लिखा, फिर 3 और फिर x, तो ऐसे जो है वो हमारा आंसर यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व हम पोल सेक्शन में, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया कितने बच्चों को नहीं, उसको भी हम अच्छे से सीख मैम लेंगे। ये इसका आंसर है? हाँ, ये इसका आंसर है। इसको हम और आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें 2 को 7 बार खोलना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर मिलेगा, ज्यादा जो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ओके ये मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो भी आपका चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है अभी, पर उस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, पहले उसको ध्यान से समझेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 25 गुणा 5 की घात 2, ठीक है, और गुणा t की घात 8, और इसके बटे में आपको दिया गया है 10, 10 की घात 3 है, और गुणा करना है आपने इसको t की घात 4 से। तो पहला तो वही स्टेप है कि जो चीजें टूट सकती है उनको तोड़ दो। 10 की घात यहाँ पे एक हिंट मैं आपको दे दूं, 10 की घात यहाँ पर 3 है, तो 10 को आप 3 बार लिखेंगे, बस ये मैंने आपको अपनी तरफ से हिंट दे दिया। बाकी आप इसको फिर अब खुद सॉल्व कीजिए। 25 को आप तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, और 10 को आपने 3 बार लिखना ही लिखना है। उसके बाद 10 को तोड़ना चाहो तो 10 को भी तोड़ दो। जितना आप इसके टुकड़े करोगे उतना आपका क्वेश्चन आपके लिए इजी होता जाएगा। पूरा इसको सॉल्व करें, फिर देखें कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है, फिर अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। सही हो गलत हो बात की बात है, पर ट्राई सभी बच्चे करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने कोशिश ही ना की हो, ठीक है। मैम कॉपी चेक कर लेना। हाँ, पर पहले इसे आप सॉल्व करें बच्चों, उसके बाद हम कॉपी भी देखेंगे। अभी कोई नहीं अपनी कॉपी दिखाएगा जब तक आपका पोल चल रहा है। मैम इन्हें काट भी सकते ना, अगर ऊपर नीचे कटते हो तो। हाँ, अगर कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं।
बस मैम नियम 25 अपने। के बाद गुणनखंड बनाने हैं। हाँ जी, 25 को आप तोड़ दो 25 जिसमें। के बाद गुणनखंड। हाँ, अभाज्य गुणनखंड सभी के अभाज्य ही आप लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सभी हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका हैंड रेज है, इसका मतलब आंसर दे दिया, तो ऐसे अभी आप हैंड अपना डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैम पोल ऑन कर दो। अच्छा, पोल ऑफ है। हाँ, अभी पोल ऑन हो चुका है, अपना आंसर आप वहां पे दे सकते हैं बच्चों। तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे का ठीक है लेकिन 2 बच्चों का गलत है। मैम प्रिया नाम की लड़की का लिया। बेटा वो अभी नहीं पता लगेगा, वो जब पोल का रिजल्ट बाद में आता है ना, उससे पता लगता है, ठीक है। अभी बस इतना ही पता लगता है कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, सिर्फ नंबर आता है, नाम नहीं आता, ठीक है। तो अभी 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 2 बच्चों के आंसर ठीक है, लेकिन 3 बच्चे थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, पर कोई बात नहीं, सही गलत बाद की बात है, कोशिश सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। ठीक है, 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के गलत। बाकी बच्चे भी बिल्कुल ध्यान से करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर करें। हो गया मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, जिनका हो गया उनको वेरी गुड। तब तक के लिए वेट करें, जब सभी बच्चों का हो जाएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, सही गलत बात की बात है, अभी बस हम यही फोकस हमारा ये है कि आप कोशिश जरूर करें, ठीक है। अभी आपको हम क्वेश्चन समझाएंगे ना, उसके बाद भी समझना तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, पर बस अभी आप सभी बच्चे ट्राई जरूर करें अपनी अपनी तरफ से। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 23 बच्चे हैं, 23 में से 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं। अच्छा, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 8 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है। हैंड रेज कर लो जिसने भी आंसर दे दिया अपना। सबाना, सकीना, निशा, प्रिया, ज्योति, मुस्कान, खुशी सरोजी के नाम से जो है, सीमा, मनीषा, रुचिका, दिया, भारती, संजू, पूनम और निशा जी के नाम से जो है, और कंचन एंड प्रियंका, ये अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे अपना आंसर जरूर दें, जिन बच्चों के मैंने अभी तक नाम नहीं लिए, अगर आप अपना आंसर दे चुके हैं तो अपना हैंड रेज कर लें। तो 16 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास 30 के करीब बच्चे हैं, 16 में से 5 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी के बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, कोई बात नहीं, अब सभी ने कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आंसर सभी बच्चे दें। मैम कितने बच्चों का गलत है वो? 12 नहीं, 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 बच्चों का गलत है। अभी 17 बच्चों के आंसर आए तो 12 बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का सही है, ठीक है। चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं फिर आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, लेकिन बहुत से बच्चों ने ये आंसर गलत किया, तो सभी अपनी नोटबुक जरूर दिखाएं।
अपनी नोटबुक जरूर दिखाएं, कहाँ पर आपने इसे सॉल्व किया। थोड़ा सा शायद मुझे गलत लग रहा है, थोड़ा सा। बाकी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, कैमरा खराब है तो कोई बात नहीं। खुशी आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ। अपने पर कैमरा ऑफ कर दिया। खुशी आपका मैं आंसर देख रही थी पर आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करे बेटा। मनीषा आपका आंसर मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा आंसर की तरफ करें, आंसर की तरफ करें थोड़ा सा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है मनीषा। जो सुनील जी के नाम से ज्वाइन हुए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और खुशी आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, जो दूसरे नाम से मनीषा है, महेंद्र सिंह जी के नाम से, बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। खुशी आपका आंसर भी मुझे ठीक लग रहा है। टी की पावर 9 है। मैम हमारा देख लो। हाँ बेटा, सबका मैं देख रही हूँ। मैम हमारा ठीक है। बेटा थोड़ा कॉपी के पास लेके जाएं, बहुत दूर आपका कैमरा है, बिल्कुल आंसर के नजदीक लेके जाएं तभी पता लगेगा। मैम हमारा ठीक था। मीनू आपका आंसर ठीक है। प्रिया आप कैमरे की तरफ अपना मैम कैमरा है वो नोटबुक की तरफ लेके जाएं, आंसर की तरफ लेके जाएं। मैम हमारा ठीक था। नहीं बेटा, थोड़ा सा आपका गलत था। ठीक है मीनू, आपका आंसर ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, सोनू वर्मा जी के नाम से जो है। दीपांशी ठीक है। मैम हमारा देख। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने चलना था। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि जो चीजें बड़ी बड़ी हैं उनको तो पहले आप उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। तो 25 को हम किस में तोड़ेंगे? 25 को हम तोड़ देंगे 5 गुणा 5 में। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने क्योंकि ये 25 का है। और इसके अलावा क्या यहाँ पर बच गया? तो 5 की घात 2 गुणा में टी की घात 8। ठीक है, और नीचे जो है वो 10 की घात 3 है। तो मैंने आपको कहा था कि 10 को जो है वो आपने 3 बार यहाँ पर खोल के लिख लेना है। तो यहाँ पर 10 गुणा में 10 गुणा में 10 क्यों हमने किया? क्योंकि 10 की घात 3 थी। ठीक है, और गुणा में कर दिया हमने टी की घात 4। तो मैम यहाँ पर हमने भी ऐसे किया। हाँ ठीक है बेटा, आगे आगे भी देखें कि आप आगे थोड़ी सी गड़बड़ हुई हो काटने में या फिर गुणा में, है ना, तब आपका थोड़ा सा क्या पता गलत हुआ हो। तो 5 से हम यहाँ पर कट रहा है तो 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बेटा ठीक है, समझ गए तो बेटा अभी आप समझे, है ना? यहाँ तक आपको समझ आया? मैंने बस तोड़ के इसको लिखा, तोड़ के मैंने इसको लिखा। 25 को मैंने लिखा 5 गुणा में 5 और 10 की घात 3 को मैंने लिखा 10 गुणा में 10 गुणा में 10, क्योंकि इसको 3 बार हमने लिखना था क्योंकि घात 3 थी। तो इस 5 से ये वाला 10 कट गया, इस 5 एकम 5 से ये वाला 10 कट गया, 5 दूनी 10। अब क्या क्या हमारे पास बच गया तो उसको लिख लो अगले स्टेप में। 5 की घात 2 बच गया, ये तो खत्म हो चुका है पूरा, ये बच गया। और टी की घात जो है वो 8 बच गया। और बटे में 2 गुणा में 2 गुणा में 10। 10 को तोड़ के लिखो तो कैसे हम लिख सकते हैं? 10 को तोड़ के 5 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना। 5 दूनी 10 होता है ना, 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा में 2। तो इस 10 को मैंने ऐसे ऐसे तोड़ के लिख लिया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमें आधार जो है वो बराबर बराबर से चाहिए होते हैं। और इसके बाद ये है तो टी की घात 4। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस 5 को भी खोल के लिख दोगे, इसकी घात को भी हटा के यहाँ पर आप लिख दोगे 5 गुणा में 5 और गुणा में यहाँ पर टी की घात 8 है और बटे में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 2 और टी की घात कितनी है? टी की घात 4 है। अब इस 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 5 कट गया। ठीक है, तो क्या क्या बच गया उसको लिख लो। एक तो 5 बच गया, ऊपर ये वाला अंश में 5 बच गया और टी की घात 8 बच गया और बटे में कितना बच गया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में टी की घात 4। अब 5 और 2 में तो कोई रिश्ता है ही नहीं, इसको तो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन टी की घात 8 में और टी की घात 4 में जो है वो हमारा नियम लगेगा। कौन सा वाला? भाग का नियम। भाग हो जाएंगे ना, ये मतलब ये भाग हो रहे हैं ना, तो इनकी घातें माइनस हो जाएगी। तो 5 का 5, टी की घात कितनी आ जाएगी? 8 माइनस में 4 और बटे में इसको इनको गुणा कर लो। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बटे में 8। अब इसको भी आगे हमने थोड़ा सा और अभी हल करना है।
5 का 5 रहेगा, गुणा में t है, और t की घात कितनी आ जाएगी 4, और बटे में 8। तो मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5t की पावर 4 बटे में 8। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आना था। तो अभी बताएं, अभी आपको समझ आए कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्यों है। और आपको अगर अपनी गलती पता लगी, कहाँ आपकी गलती हुई, तो बहुत अच्छे, आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई, हाँ जी बेटा, इसका आंसर आना था मैम। इसका आंसर आया ये 5t की पावर 4 बटे में 8। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हम आगे, देखते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5t की घात 4 बटे में 8। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। आगे जब आप एग्जाम के बाद क्लासेस लगाओगे तब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर बहुपद के बारे में, उसके सारे बेसिक हम पढ़ेंगे। मैम कितने बच्चों ने सही दिया था? बेटा 5 बच्चों का सही था, बाकी के बच्चों का गलत था। शायद 12-13 बच्चे थे जिनका आंसर जो है वो गलत था, 5 बच्चों का सही था। तो किन बच्चों का सही था ये आपको पोल के रिजल्ट में पता लग जाएगा, ठीक है, जो कि आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम करते हैं अपना रिवीजन स्टार्ट। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, हीरोन का फॉर्मूला। अभी आ ही नहीं रहा, एक मिनट रुके, एक मिनट का मुझे समय दे। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मतलब अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। अभी देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़े से इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम हीरोन का सूत्र यूज करते हैं किस लिए, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसके लिए? किसी भी त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हीरोन के सूत्र का। लेकिन आप सभी को ये भी पता है कि हम जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले से भी तो निकालते हैं, है ना, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। तो फिर हमें इस हीरोन के सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो हमें इस हीरोन के फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें एक और फॉर्मूला लाना पड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए? तो क्या किसी को पता है इस बारे में? अगर पता तो आप बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो, कुछ त्रिभुज तो हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमें आधार भी दिया गया होता है और ऊंचाई भी जो है वो दी गई होती है, ठीक है। कुछ ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें हमारे पास बेस भी होगा और हाइट भी होगी। लेकिन अगर मान लो कोई त्रिभुज ऐसा है जिसके पास ऊंचाई ही नहीं है, क्योंकि बहुत से त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनके पास ऊंचाई नहीं होती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं ऐसी विषम विषम सी होती हैं। तो इसमें जो है वो हाइट बना पाना या कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है वो हाइट आपको ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने हीरोन के सूत्र का जो है वो यूज हम करते हैं। और हीरोन के सूत्र को निकालने के लिए हमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। तो पहली चीज त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी चीज त्रिभुज की दूसरी भुजा, और तीसरी चीज त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीनों भुजाएं अगर आपको पता है और आपको उस त्रिभुज का परिमाप या फिर अर्ध परिमाप पता हो, तो आप बहुत आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए? ABC मतलब त्रिभुज की भुजाएं, S मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है, ये 2 चीजें हमें चाहिए। तो अभी हम देखते हैं। देखो, त्रिभुज की भुजाएं तो आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी, लेकिन ये अर्ध परिमाप को हम कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें परिमाप निकालना होगा, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझें। अर्ध परिमाप कहां से मिलेगा? अर्ध परिमाप हमें मिलेगा अगर हम परिमाप निकालें। क्या निकालें? परिमाप। और परिमाप हमें कहां से मिलेगा? तो परिमाप हमें मिलता है त्रिभुज की भुजाओं से। कहां से? त्रिभुज की भुजाओं से। और त्रिभुज की भुजाएं आपको लगभग लगभग क्वेश्चन में दी ही गई होंगी। नहीं दी गई होगी तो आपको परिमाप कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा, ठीक है। त्रिभुज की भुजा।
तो ये परिमाप होता क्या है? यहाँ पर मैं सिर्फ त्रिभुज की बात नहीं कर रही, आपके पास कोई भी आकृति हो, मान लीजिए आपके पास एक आयत है, आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसा आपको पूछा गया, आपके पास एक ट्रायंगल है, आपको पूछा गया है कि त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का या फिर इस आयत का परिमाप निकालो। तो परिमाप का मतलब होता है उस आकृति की सभी भुजाओं का योग, ठीक है। अगर आप त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हो तो आप त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ दोगे, अगर आप आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप आयत की सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दोगे। तो इससे आपका क्या होता है, उस आकृति का परिमाप निकल जाता है। मान लीजिए आपके पास एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5, इसकी 5 भुजाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको कहा गया है कि इस पंचभुज का परिमाप निकालो, तो आप इसकी भी पांचों की पांचों भुजाओं को जोड़ देंगे और आपके पास आपका परिमाप जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बस आप इतना बताएं कि आपको समझ आया परिमाप क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, बस इतना ही, कि परिमाप क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप होता है चारों ओर का माप, ठीक है, चारों तरफ से जो इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री कितने इसने बाउंड्री यहाँ पर घेर के रखी है, तो इसको ही बोलते हैं हम परिमाप, चारों ओर का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, बाहर बाहर की बात कर रहे हो, अगर बाहर बाहर की बात कर रहे हो तो परिमाप कहलाया जाएगा, अंदर का निकालना हो तो उसको कहते हैं हम क्षेत्रफल। मान लीजिए आपको कहा था कि ये एक कोई झुमका है, ठीक है, मान लो इसको एक मैंने इसको जैसे झुमका सामान लिया, इस झुमके के बाहर बाहर इन्होंने ऐसे कुछ डिजाइन लगाना है, तो इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे, अगर बाहर बाहर इन्होंने इसकी डेकोरेशन करनी है तो बाहर बाहर के लिए हम इसका सिर्फ परिमाप निकालेंगे, क्योंकि बाउंड्री के लिए हम परिमाप का यूज करते हैं, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए हम इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देते। लेकिन अगर आपको कहा जाता कि इस झुमके के अंदर जो है वो हीरा लगाना है, तो आप क्या निकालोगे इसका, तो आप इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि जितना भी अंदर का होता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, और जितना भी बाहर बाहर का होता है उसको हम कहते हैं परिमाप, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं हम फिर से एक और बार परिमाप के बारे में, तो कैसे हम जो है परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज की भुजा से हम परिमाप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को जमा कर दोगे तो आपके पास आपका परिमाप आ जाएगा। मान लो आपके पास एक त्रिभुज है इस तरह का, पहली भुजा उसकी 10 है, दूसरी है 20 और तीसरी है 15। मैंने आपको कहा कि इसका परिमाप निकालिए, तो आप क्या कर दोगे, इन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दोगे, जोड़िए और बताइए कितना आपका परिमाप आ रहा है। मैम 45। ठीक है, 10 जमा में 20 जमा में 15, ठीक है, 30 30 45, ठीक है, वेरी गुड। पर ये तो परिमाप है, अभी हमने क्या निकालना है इससे, हमने इससे निकालना है अपना अर्ध परिमाप, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें अर्ध परिमाप का ही सबसे ज्यादा रोल है, उसको हम कहते हैं एस, ठीक है। एस क्यों कहते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, अभी बस ये सीख लेते हैं कि परिमाप से अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाए। नाम से ही पता लग रहा है, परिमाप और दूसरा अर्ध परिमाप, मतलब इस परिमाप का अर्ध मतलब आधा, और किसी भी चीज का अगर हमने आधा करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि देखो 1/2 करेंगे हम, इसका 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। किसका आधा करना है हमने, अपने परिमाप का, परिमाप कितना है 45, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 45/2, ठीक है। तो इसका मतलब अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे आप, अपने परिमाप को हर बार 2 से भाग देकर, किससे भाग देकर, 2 से भाग देकर, परिमाप को 2 से भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा अर्ध परिमाप, जैसे इन्होंने लिखा भी है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, शायद ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर हमारा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अभी इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रखें, परिमाप निकालने के लिए भुजाओं को जोड़ देंगे और अर्ध परिमाप निकालने के लिए उस परिमाप को 2 से भाग दे देंगे। अभी हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है और इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें चाहिए होती हैं। तो आपका जो हिरोन का सूत्र है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले उसमें लगाया गया है एक वर्गमूल, तो वर्गमूल कभी ना भूलें, कुछ बच्चे वर्गमूल ही भूल जाते हैं, जो कि सबसे जरूरी है। एक वर्गमूल है, इस वर्गमूल के अंदर ही सारा फॉर्मूला लिखा जाता है, s गुणा में s माइनस a, ठीक है, उसके भी गुणा में s माइनस b और उसके भी गुणा में s माइनस c। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, कौन सा, हिरोन का फॉर्मूला। तो इसमें देखो a b और c क्या है, ये हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। और s क्या है, तो s है हमारा अर्ध परिमाप। इसको हम s क्यों लिखते हैं,
क्योंकि इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। क्या कहा जाता है? सेमी पेरीमीटर। उसी सेमी पेरीमीटर से इन्होंने एस लिया है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, उसी से इन्होंने एस लिया है और यहाँ पर हमने जो है वो फॉर्मूले में लिख दिया है अर्ध परिमाप। एस का मतलब है अर्ध परिमाप। तो अगर आप कभी भी आपने मान लो यहाँ पर कभी परिमाप निकाला, आपने सोचा कि परिमाप को ही मैं अपने फॉर्मूले में डाल दूं, तो परिमाप को आपने फॉर्मूले में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपका परिमाप फॉर्मूले में यूज हो रहा होता तो एस की जगह पी आता, क्योंकि इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं ना, तो यहाँ पर आपका पी आना था अगर हम परिमाप को यूज कर रहे होते। लेकिन हम परिमाप का इस्तेमाल नहीं करते, हम सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एस। तो अभी बताएं कि आपको ये समझ आया कि फॉर्मूले में किस चीज को क्या कहा जाता है? सिर्फ इतना ही, एबीसी क्या है इसमें और एस क्या है इसमें, बस इतना ही, ठीक है। ये था फॉर्मूला। तो अभी हमारे पास 2 मिनट है, अभी हम थोड़ी सी 1-2 चीजें और देख लेते हैं फटाफट से, और कल से फिर अगली क्लास में इसकी जो है हम हीरोन पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते होंगे कि इतने प्रति वर्ग मीटर के लिए इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप बताइए कि आपके क्षेत्रफल के लिए कितने पैसे खर्च होंगे। ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आता होगा, बहुत बार आपने देखा होगा। तो हमने क्या करना होता है, जितना भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा आपका प्रश्न में दिया गया होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो, उसको आपने अपने क्षेत्रफल से गुणा कर देना होता है। बस इतना सा आपका काम होता है कि जो खर्चा आपको प्रश्न में दिया गया होता है वो होना चाहिए प्रति वर्ग मीटर का। लेकिन किसका? प्रति वर्ग मीटर। ऐसा वो होना चाहिए, वो 10, 20, 30 ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है तो आप उसको अपने क्षेत्रफल से डायरेक्ट गुणा करोगे और आपके पास टोटल खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए आपको कहा गया कि ये एक आयत है, सॉरी वर्ग है, इसको जो है वो 1 सेंटीमीटर पेंट करने का खर्चा जो है वो 20 रुपए आ रहा है। कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको पेंट करने का खर्चा अगर 20 रुपए आ रहा है, और इस पूरे का क्षेत्रफल अगर 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए अगर एक के लिए 20 रुपए आ रहा है तो इस पूरे 100 के लिए कितना खर्चा आएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास उत्तर में क्षेत्रफल आया होगा, 100 मान लीजिए आपका उत्तर था, उस उत्तर में इस कॉस्ट की आप गुणा कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको पूरे को पेंट करने में कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है। अभी अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं भी तो कोई बात नहीं, इसको भी हम आगे जरूर सीखेंगे किसी क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, हम अपने खर्चे को मतलब 20 को गुणा कर देंगे अपने क्षेत्रफल से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। मतलब कि 2000 रुपए लगेंगे किसके लिए? इसको पूरा पेंट करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, बाकी इसको हम कल ही करेंगे क्योंकि थोड़े से बड़ा हो जाएगा, मतलब टॉपिक, टाइम आपका अप हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का भी कोई डाउट है तो आप क्लास में ही रुकिएगा, नहीं तो आप क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हीरोन के सूत्र को पढ़ेंगे और इसके बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। बाय।